हम बात करेंगे राजपूतों का इतिहास और आज की यथास्थिति क्या है। मुगल काल से पहले राजपूतों की क्या स्थिति रही और कैसे राज्य किए पूरे भारतवर्ष में। तो हमारे बीच में इसी विषय पर बात करने के लिए क्षत्रिय परिवार कल्याण परिषद के अध्यक्ष अमरेंद्र सिंह जी हैं। हम बात करना चाहेंगे आपसे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी अमरेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे, जो इतिहास रहा है राजपूतों का, कब से इसका इतिहास शुरू रहा और क्या संघर्ष रहा और कहाँ कहाँ राज्य किए? जी, अभी आज की स्थिति यह है कि राजपूतों की तमाम लोग हमारे ऊपर व्यंग्यात्मक बातें कहते हैं। अभी थोड़े दिनों पहले राणा सांगा के बारे में ये कहा गया ये देशद्रोही हैं, जबकि राणा सांगा एक बहुत बड़े क्षत्रिय परिवार के, क्षत्रिय राज्य के राजा थे और बहुत बड़े योद्धा थे, और उनके बारे में इतनी अपमानजनक टिप्पणी की गई और पूरा राजपूत समाज इस टिप्पणी को सुनकर शांत बैठा रहा। ये कितना दुखदाई विषय है कि जिन लोगों ने देश की रक्षा की, जिन लोगों ने देश की सुरक्षा की, जिन लोगों ने विदेशी आक्रमणकारियों से लड़ा, और उन्हीं लोगों की आलोचना की जा रही है। वर्तमान समय में भी राजपूत समाज जो है बहुत कमज़ोर हो गया है, उसकी संख्या कम हो गई है, और वो जो लड़ने वाली कौम थी आज वो हाशिए पे आ गई है। हम आपको इतिहास में पूर्व की ओर ले चलते हैं। ये बात है सन 600 की। सन 600 से लेकर सन 1200 तक भारतवर्ष में राजपूत युग कहा जाता है। भारत के तमाम हिस्सों में अनेक राजवंश थे और वो उनकी बड़ी बड़ी सेनाएं थीं और उनका बड़ा समृद्धशाली इतिहास रहा है, और उन्होंने पूरे भारत में उन राजवंशों ने 600 से लेकर 1200 वर्ष तक राज किया गया। हम पहले उत्तर भारत की तरफ आते हैं। उत्तर भारत में 6 राजपूत राज उस ज़माने में थे। नंबर 1 दिल्ली के चौहान, कन्नौज के गहड़वार, बंगाल के पालवंश, गुर्जर प्रतिहार और सोलंकी राजवंश, आगरा के भदौरिया राजवंश। इसके अलावा अगर हम दक्षिण भारत की तरफ चलते हैं तो वहाँ पे चालुक्य वंश था, और आगे जब चलते हैं तो पाल राजवंश था, चोल राजा थे, और वहाँ पे वो चोल राजा थे दक्षिण भारत के, जो एक बहुत महान राजा हुए हैं। राष्ट्रकूट राजवंश भी था, पांड्य राजवंश भी था। इन तमाम प्रकार के राज्य थे। पांड्य राजवंश केरल में था। तो अगर आप मद्रास की बात करते हैं तो यहाँ पे राष्ट्रकूट राजवंश हुआ करता था, और जहाँ पे आज हैदराबाद है यहाँ पे चोल राजा हुआ करते थे। जहाँ पे मध्य प्रदेश और आंध्रा है वहाँ पे चालुक्य राजवंश हुआ करता था। उनके बनाए हुए मंदिर, उनके बनाए हुए किले या उनके बनाई हुई संस्कृति आज भी सब सुरक्षित है। घटना यह है कि 600 से लेकर 1200 तक भारतवर्ष में चारों ओर समृद्धि थी। भारत सोने की चिड़िया था। राजपूतों ने पूरे भारतवर्ष की सीमाओं को सुरक्षित कर रखा था। कोई भी विदेशी आक्रमणकारी चाहे उत्तर, पूर्व, पश्चिम किसी भी रास्ते से आने में उसकी हिम्मत नहीं थी, और पूरा देश सुरक्षित था। हमारी संस्कृति सुरक्षित थी। लेकिन हमारी सुरक्षा को और हमारी व्यवस्था को जब लोगों ने बाहर के लोगों ने जब जाना कि भारतवर्ष सोने की चिड़िया है, भारतवर्ष में बहुत सोना है, भारतवर्ष में बहुत पैसा है, तो अफ़गानिस्तान, मध्य एशिया के रास्ते से तमाम आक्रमणकारी, तमाम लुटेरे भारत को लूटने के लिए चल पड़े। भारत के जो राजपूत राजा थे वो इतने समृद्ध थे और आपस में एक दूसरे के प्रति दोस्ती का भाव नहीं रखते थे। एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करने लगे। आपस में फूटन व्याप्त हो गई। इसी समय में भारतवर्ष में महमूद गजनवी नाम का एक लुटेरा भारत में आक्रमण करता है, जिसने भारत पे 17 बार आक्रमण किए, और उसने भारत में के प्रत्येक हिस्से में गया। उसने सोमनाथ के मंदिर को लूटा, उसने दिल्ली को लूटा, उसने कन्नौज को लूटा, उसने मथुरा को लूटा, उसने दिल्ली को लूटा, और कई प्रकार के आक्रमण उसने किए। एक बार वो आता था, एक राजा को हराता था, चला जाता था। राजा
एक दूसरे को कभी एक दूसरे का साथ नहीं देते थे। एक बार राजा आनंद, दिल्ली के राजा आनंद पाल ने एक बार एक समूह बनाया, समूह बना करके कि महमूद गजनवी को हराया जाए, लेकिन सफलता नहीं प्राप्त हुई। ये सिलसिला सन 1000 ईस्वी से चालू हुआ और ये 1200 तक लगातार चलता रहा। महमूद गजनवी के मृत्यु के बाद अफ़गानिस्तान में मोहम्मद गोरी नाम का एक लुटेरा वो दिल्ली पे आक्रमण करता है और पृथ्वीराज चौहान जो राजपूतों में का सबसे प्रबल राजवंश था, जिसने दिल्ली पे 600 साल तक राज किया, और उस समय उनके राजा पृथ्वीराज चौहान थे। पृथ्वीराज चौहान एक बहादुर राजा थे। उन्होंने तराइन के युद्ध में मोहम्मद गोरी को परास्त कर दिया। लेकिन राजपूतों का एक सिद्धांत हुआ करता था कि हारे हुए आदमी को मारते नहीं थे, भागे हुए आदमी का पीछा नहीं करते थे और उसको छोड़ दिया करते थे, दया भाव रखते थे। ये राजपूतों का एक विशेषता हुआ करती थी। इस प्रकार पृथ्वीराज ने उसको छोड़ दिया और तो वो वापस दोबारा लड़ाई के लिए फिर 2 साल बाद मैदान में आ गया। इतने 2 साल के अंतराल में पृथ्वीराज चौहान की कटुता, एक बड़े राजा जो कन्नौज के राजा जयचंद हुआ करते थे, गढ़वाल राजवंश था और वो उनका राज्य कन्नौज से लेकर के बनारस तक हुआ करता था। उनसे उनकी आपस में आपसी लड़ाई हो गई, कटुता हो गई और उन्होंने गोरी को इनवाइट किया लड़ाई के लिए, जिसमें गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। और उसके बाद एक बार अगर मुसलमान जब घुस गए इंडिया में, भारतवर्ष में, तो वो उन्होंने दिल्ली जीता, अजमेर जीता, कन्नौज जीता, उसके बाद वो फिर मालवा जीता और वो फिर उन्होंने भारत पे कब्जा करने की शुरुआत कर दी। मोहम्मद गोरी के बाद अलाउद्दीन खिलजी वंश हुआ, तुगलक वंश हुआ। इन लोगों ने भी खूब लड़ाइयाँ लड़ी और राजपूत राजाओं को हराया। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पे हमला कर दिया। उसकी रानी पद्मावती को पाने के लिए उसने लड़ाई की और जब वो नहीं पा सका तो उसने धोखे से वहाँ के राजा को बुला करके धोखे से पकड़ के मार दिया। और फिर भी जब वो नहीं कुछ कर पाया और फिर चित्तौड़ पे हमला किया तो रानी पद्मावती ने 35,000 महिलाओं के साथ जौहर कर लिया। अलाउद्दीन खिलजी ने फिर वहाँ के थोड़ी दूर पर एक दूसरी रियासत रणथंभौर हुआ करती थी, वहाँ के राजा हमीर देव थे। उनसे जब लड़ाई में नहीं जीत पाया तो उसने धोखे से उनको जो है किले पर हमला किया, उनके किलेदारों को मिला लिया और उनको लड़ाई में हरा दिया। उसके बाद वहाँ की भी औरतों ने जौहर कर लिया। जौहर करना राजपूतों के लिए एक मजबूरी हो गई थी, क्योंकि राजपूत राजा स्वाभिमानी हुआ करते थे और उनकी पत्नियां बेइज्जती होने से पहले अपने आत्महत्या कर लिया करती थी। इसके बाद राजपूत लोग हरदम लड़ाई के लिए तत्पर रहा करते थे। देश की रक्षा के लिए वो बगैर किसी उसके कि उनको कोई पैसा देगा तब वो अपने देश की मातृभूमि की रक्षा करना अपना कर्तव्य समझते थे। और जब मुग़लों से या मुसलमानों से जब लड़ाई होती थी, आखिरी में जो नहीं जीत पाते थे तो वो केसरिया बाना पहन लेते थे कि हम डू एंड डाई, आज मर ही जाएंगे। इस प्रकार राजपूतों का बराबर निरंतर 600 साल तक विरोध करते रहे मुग़लों का। मुग़लों के बाद अंग्रेज़ आए। मुग़ल राजाओं ने भी राजपूतों की ताकत का लोहा माना और वो समझ गए कि मुग़ल समझ गए कि अगर देश में, हिंदुस्तान में राज करना है तो राजपूतों से दोस्ताना संबंध बना के रखना पड़ेगा। अकबर ने तो इसमें पहल भी की। अकबर ने राजपूतों के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और उनके साथ वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए। उनके कार्यक्रमों में भी जाता था और उसने कभी राजपूताना पे हमला करने की कोशिश नहीं की और उसके दरबार में 40% पदों पे राजपूत अधिकारी हुआ करते थे। अकबर के समय में भी, शाहजहाँ के समय में भी और औरंगजेब के समय में भी वो ज़्यादातर सारा जो राज का काम हुआ करता था, युद्ध का काम होता था, ये देखते थे। अंग्रेज़ जब आए तो इन्होंने भी राजपूत राजाओं को सम्मान दिया। इनकी रियासतों से उन्होंने दोस्ताना संबंध बनाए। उनसे कहा कि आप हमारी अधीनता मान लीजिए, टैक्स दे दीजिए और आप अपनी रियासत सुरक्षित रखिए। अंग्रेज़ों ने राजपूतों की तमाम रियासतों को टच नहीं किया या नहीं छेड़ा, जिससे उनकी रियासतें बची रहीं और वो आज भी बची हुई हैं। इसमें अंग्रेज़ों का भी योगदान था।
लेकिन जब भारतवर्ष में कांग्रेस की सरकार आई तो इन्होंने राजपूतों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने की कमर कस ली। कांग्रेस ने सबसे पहले तो जमींदारी उन्मूलन लागू कर दिया 1952 उत्तर प्रदेश में, तो जितने भी राजपूत थे उनकी सब ज़मीनें छिन गईं, ख़त्म हो गया काम। दूसरे बार ये इंदिरा गांधी आई तो उन्होंने प्रिवी पर्स एक स्कीम बनाई जिसमें सारी रियासतों को विलय कर लिया, छीनना शुरू कर दिया। तो सबसे बड़ी काम तो कांग्रेस गवर्नमेंट ने किया कि जो राजपूत राजाओं को और दूसरे तरीके से जो काम मुसलमान नहीं कर पाए, जो अंग्रेज़ नहीं कर पाए, उन्होंने कांग्रेस ने उसको ख़त्म कर दिया। कांग्रेस सरकार में दूसरी तरह से जातिवाद का बोलबाला हो गया। मुसलमानों को, आरक्षण को और ब्राह्मणों को उन्होंने आगे बढ़ाया। इसका परिणाम ये हुआ कि सारे नौकरी पे, पदों पे ब्राह्मण जो थे आगे बढ़ गए। मुसलमानों को भी उन्होंने आगे बढ़ाया, लेकिन राजपूत को उन्होंने कभी भी आगे नहीं बढ़ाया। राजपूतों की संख्या आखिर इतनी कम कैसे हो गई और किसने मारा राजपूतों को, कैसे लड़ाई हुई? राजपूत राजा जब निरंतर युद्ध में लड़ने जाया करते थे, उनकी पत्नियां सती हो गईं। तो अब ये समझ लीजिए कि अगर 1 लाख औरतों ने अपने आप को सती हो गईं या अपने आप को जला लिया तो वो तो वंश खत्म हो गया। आदमी तो मर ही गया, औरतें भी खत्म हो गईं। हमारे यहाँ पुनर्विवाह की व्यवस्था नहीं थी, राजपूतों में पुनर्विवाह की व्यवस्था नहीं थी, औरतें सती हो जाया करती थी। तो और वो सती प्रथा काफ़ी दिनों तक चलती रही। तो राजपूतों के पुनर्वास के लिए भी सरकार ने कोई इंतजाम नहीं किया। जो राजपूत राजा मर जाता था या उनकी इससे सती हो जाती थी तो मुसलमान गवर्नमेंट उनको कभी कोई सपोर्ट नहीं करती थी और उनके राज्यों को जला देती थी, बर्बाद कर देती थी उन राज्यों को। तो ऐसी स्थिति में जो लोग बचे खुचे थे वो भाग गए, जंगलों में भाग गए। आज भी पहाड़ में चले जाइए तो उत्तराखंड आप चले जाइए तो जो पहाड़ी लोग हैं वो ठाकुर हैं, वो वही भागे हुए लोग हैं जो जाके जंगल में छिप गए थे और आज बाद में वो अपने आप को छत्री कहते हैं, ठाकुर हैं। वो जंगलों में छिपे हुए थे उस समय आने में, अब धीरे धीरे प्रकट हो गए हैं। तो राजपूतों की संख्या तो निरंतर कम होती गई। आज की स्थिति में भी आज इतना साहस हो गया कि जो लोग देश की रक्षा करते थे, देश का गौरव बचाने वाले लोग, भारत को 600 वर्षों तक राज करने वाले और 600 वर्षों तक अंग्रेज़ों की सेना में, मुग़लों की सेना में भी राजपूत हुआ करते थे। और जो विदेशी आक्रमणकारी मंगोल आया तो मंगोलों से लड़ने के लिए अगर अलाउद्दीन खिलजी की सेना गई तो उसमें भी राजपूत थे, औरंगजेब की सेना गई तो उसमें भी, मुग़ल सेना गई तो उसमें भी राजपूत थे। जो भी विदेश आक्रमण हुआ करता था उसमें राजपूतों की ही सेना हुआ करती थी जो लड़ाई लड़ने जाया करती थी। तो राजपूत अपने से भी लड़ते थे, मुग़ल सेना से भी, और विदेशियों से भी लड़ते थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने राजपूतों के इतिहास के बारे में बताया और आज की स्थिति बता दिया। अब बताइए उसके हक अधिकार के लिए, राजनीतिक भागीदारी के लिए यूपी ही नहीं पूरे इंडिया में क्या स्थिति? हमारे हिसाब से जो राजपूतों ने जब इतना कार्य किया है तो इनका एक प्रतिशत होना चाहिए। राजपूतों को एक अलग से आरक्षण मिलना चाहिए। जब आप उनका आरक्षण छीन लोगे, उनका कोई स्थान नहीं दोगे तो राजपूत क्या करेंगे? राजपूत मार्शल कौम हुआ करती थी, काम किया करती थी और जिसके अंदर राजनीतिक चेतना हुआ करती थी, आज वो राजपूत का कहीं हाशिए पे दिखाई नहीं पड़ रहा है। कहीं इक्का दुक्का लोग हैं जो दिखाई पड़ते हैं, इसलिए कि आरक्षण और राजनीति के शिकार हो गए हैं। तो राजपूतों को तो कोई पूछ ही नहीं रहा। राजपूतों को, सरकार को या नेताओं को या पार्टी को, लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए, उनकी प्रतिभा का उपयोग करना चाहिए। और जिन सरकारों ने, जिन लोगों ने राजनीति में उनका प्रयोग किया तो वो सफल भी हुए। हमारे यहाँ कई लोग ऐसे नेता हुए हैं जो राजनीति बहुत सफल हुए। तो राजपूतों की स्थिति को वर्तमान सरकार जो है, आज भी कोई राजपूत कुछ कहता है तो उसको लोग दबाने का प्रयास करते हैं। राजनाथ सिंह जो कि राजपूत ही हैं, वो भी एक सफल राजनेता के रूप में भारत के गृह मंत्री रहे, रक्षा मंत्री रहे, मुख्यमंत्री भी रहे, तो एक सफल राजनीतिक। तो ऐसे ही कितने लोग हैं जो सफल हुए हैं राजनीति? भारतीय राजनीति में ऐसे कई नेता हुए। हमारे कांग्रेस में अर्जुन सिंह थे, वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे और कांग्रेस सरकार में भी कई मंत्री रहे, मानव संसाधन मंत्री रहे और भी कई मंत्री रहे, कई पदों पर रहे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में वीर बहादुर सिंह थे, वो भी मुख्यमंत्री रहे और
कांग्रेस के संगठन में भी रहे। राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह हुए थे, वो कांग्रेस को उन्होंने बहुत मजबूत किया। उन्हीं की ही दम पे कांग्रेस 80 में और 84 में सफल हो पाई। प्रदेश में बहुमत से राजीव गांधी को जिता के ले आए। वो प्रदेश में प्रदेश कांग्रेस के भी अध्यक्ष रहे, मुख्यमंत्री भी रहे और बाद में वो विदेश मंत्री भी रहे, रक्षा मंत्री भी बने। और उन्हीं विश्वनाथ प्रताप सिंह का जब विवाद हुआ तो उन्होंने अपनी प्रतिभा पे, अपने दम पे भारत के प्रधानमंत्री के पद पर भी आसीन हुए और उनके ही द्वारा और भी लोगों को राजपूत चेतना को बढ़ाने का प्रयास किया गया। इसके अलावा चंद्रशेखर जी जो थे, बलिया के रहने वाले थे, एक मुखर राजनेता थे और कभी वो संगठन रहे, सांसद चुने जाते थे, हरदम अपनी बात को रखते थे। एक और भी नेता हुए हैं जिन्होंने राजपूत नेता हुए हैं जिन्होंने कार्य किया है और प्रदेश स्तर पे और देश स्तर पर भी उन्होंने उनका नाम हुआ। एक प्रतापगढ़ के राजा दिनेश प्रताप सिंह हुआ करते थे, इंदिरा गांधी की कैबिनेट में थे, वो भी बहुत ही कारगर नेता हुए, सफल नेता हुए। इसके अलावा और भी कई नेता हैं जिन्होंने काम किया, इनको वो सम्मान मिला। पहले जब यहाँ पे राजपूत राजा जब यहाँ लड़ाई में हार गए और मुग़लों का जब शासन हुआ तो मुग़लों ने राजपूतों की सेना एक अलग रूप से बनाई और अपना जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, सेना अध्यक्ष, वो एक राजपूत को ही बनाते थे। मुग़लों की विशेषता ये थी कि अब उनका जो सेनापति होता था वो राजपूत होता था। राजा मान सिंह, राजा जय सिंह, ये जो उनके सेनापति हुए हैं वो ठाकुर ही हुआ करते थे। यही परंपरा जब अंग्रेज़ यहाँ पे आए तो उन्होंने तो बाकायदे एक राजपूत रेजिमेंट बनाई और फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ नामक स्थान पे आज भी राजपूत रेजिमेंट का मुख्यालय है। लेकिन अभी जो सरकार की नीतियाँ हैं उसमें उन राजपूत लड़कों को जो पहले सेना में भर्ती करने का प्रोत्साहन मिलता था वो इन्होंने कम कर दिया। वरना हर घर का लड़का, राजपूत लड़का फतेहगढ़ जाता था, उसके लिए राजपूत ही बहुत था, वो राजपूत बता देता था और सेना में भर्ती हो जाता था। क्या मांग करते हैं केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से इस तरह के रेजिमेंट को? हमारी संस्कृति या हमारा कल्चर या राजपूत समाज धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है, उनकी संख्या कम होती जा रही है। उसका कारण ये है कि उनका जो स्टेटस या उनका जो सम्मान हुआ करता था उस सम्मान के अनुकूल उनको जब नहीं कार्य हो पाया और अन्य सरकारें राजपूतों को परेशान करने लगीं, मुकदमे लिखाने लगीं, राजपूतों को चोर बदमाश बताने लगीं। और जो बम्बई की फिल्म नगरी है, ये तो विलन का जो कोई किरदार होता था पिक्चरों में तो वो दिखाती थी कि वो ठाकुर है, वही गांव का बदमाश जमींदार जो है उसका रोल बम्बई की फिल्मों में दुष्प्रचार किया जाता रहा। तो बम्बई में फिल्म जगत के लोगों ने इसका खूब प्रचार किया कि जो पिक्चर आएगी उसमें जो जमींदार या वो विलन बनेगा वो ठाकुर ही होगा, जो ठाकुर होगा। उससे इसका प्रभाव समाज को विकृत करने का काम राजपूतों के विरुद्ध देश की आज़ादी के बाद कांग्रेस सरकार ने, बम्बई की फिल्मों ने, सब लोगों ने मिल करके किया कि राजपूत को कितना सताया जाए, राजपूत को कितना सताया जाए कि राजपूत ख़त्म हो जाए। एक षड्यंत्र है कि राजपूत ख़त्म किया जाए। इसमें कांग्रेस सरकार जो है इसके लिए विशेष करके षड्यंत्र रच रही है, क्योंकि कांग्रेस सरकार में ब्राह्मणों का वर्चस्व बहुत था। इन बातों से परेशान होकर के इस बात को जब माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी समझ गए कि कांग्रेस एक षड्यंत्र कर रही है तो उन्होंने एक रिवोल्ट किया, विद्रोह किया। उन्होंने कहा इस कांग्रेस के इसमें जो ब्राह्मणवाद चल रहा है इसको ठीक करने का एक ही उपाय है कि आरक्षण लागू कर दिया जाए। तो आरक्षण लागू करने के पीछे उन्होंने जो ये पिछड़ी जातियां थीं, यादव, कुर्मी, निषाद, मौर्य, कछवाहा, इन जातियों से कहा कि आप लोग भी हमारी आर्मी या हमारी फ़ौज का हिस्सा हो। जब राजा की फ़ौज चलती थी तो ये लोग भी उनको सपोर्ट करते थे। उन्होंने कहा कि ये भी क्षत्रिय हैं, ये भी हमारी दूसरी पंक्ति के क्षत्रिय हैं और इनको सम्मान मिलना चाहिए, आरक्षण मिलना चाहिए। तो इन जातियों को बढ़ाया, इससे कांग्रेस ध्वस्त हो गई और दूसरी जातियां समाज में आईं। माननीय मुलायम सिंह जी ने भी राजपूतों को बहुत बढ़ाया। माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार जब वो गिरी, मायावती की सरकार जब गिरी तो राजपूत उनके साथ आया और राजपूतों ने मिल करके मायावती सरकार को ख़त्म किया और मुलायम सिंह जी की सरकार बनवाई। तो राजपूतों की भूमिका राजनीति में है
उनको और आगे सपोर्ट, पार्टियों को सपोर्ट करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। सेना में और अच्छे पदों पर भी राजपूतों को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि राजपूत ही एक ऐसे हैं जो देश की रक्षा में अपना, उनका डीएनए ऐसा है कि वो राजपूतों की रक्षा, वो राजपूत देश की रक्षा करने के लिए संकल्प रहते हैं।